ये खास बात है कि इन्होंने योगा में हो, लेकिन आप जानेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई। मैं भी जानना चाहता हूँ कि योग शब्द कहाँ से निकला और शब्द का उच्चारण हुआ है। और योग जो शब्द आज जब हम मेडिटेशन करते हैं इसमें नहीं कुछ करता है, तो वो जो आत्मा का परमात्मा से एक योग के द्वारा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगा कर्म जो कौशलम या भक्ति योग। जी ये है जब पांचों ज्ञानेंद्रिय नाक कान तो शांत हो जाता है और वो पांचों, जिसमें 8 अंग है योग के, अष्टांग योग का वर्णन। पहले हमें यम का अपिग्रह और पाणिग्रह ये सारे ये योग का मतलब सिर्फ 5 और यम तो एक शायद योगा की एक 2000 से भी जो स्पेसिफिक तरीका है जहाँ से योग, जैसे भगवान शिव का है वो एक नृत्य कला है। नृत्य भी भगवान शिव से ही है। वो मानते हैं कि भगवान शिव ने ही वेदों का ज्ञान किया, समाधि का ज्ञान प्राप्त। साल का अगर हम इतिहास उठा, कभी हूण आए, कभी जो है वाला जो कालखंड था, तो शायद अपनी मिलती है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि अगर हम नहीं थे आधुनिक काल के भी। अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की जो योग है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित ना रहे, बिल्कुल योग पीठ की बड़ा जो है वो योगदान माना जाता है। अच्छा तो इन्होंने ही जब योग, उन्होंने उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया, तो उन्होंने जब हमारे उसमें ये लगाते हैं वो जी हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो वो आसन की जितनी योनियां है, मतलब 84 लाख योनियां है, 80 आसन ऐसे हैं जो हमारा है वो बनाया है। और जो चंद्र नमस्कार है, प्रशैली है हमारी, वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है आजकल। हर कोई व्यस्त है, किसी के पास इतना प्रॉपर पतंजलि नमस्कार टीचर हैं तो आप देते हैं, तो जो फिजिकली मेंटली और सेकंड जो है हमारा वो बाबा रामदेव कि योग में सिर के बाल से स्ट्रेस आशा उनका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो भगवान से हमें कनेक्ट करता है। अगर आप पढ़े हो तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो जी ना, तो वो जब फॉर्म, क्योंकि चीजों से आपको जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है, तो वो भी एक योग का ही हम इस ज्ञान का जो आप कहीं ना कहीं वेट किया जाता है। मतलब वेट मील्स हैं, ये लोग हैं जो कई बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको के साथ, और वो जो जिनकी जो एक प्रॉपर शेप में आ जाती हैं, फिर लूज हो जाती हैं, कर सकते हैं कि ये जो जिम के ये यस एग्जैक्टली क्योंकि जो जिम है वो जिम इसमें मुझे भी काफी अच्छा साथ बॉडी पूरी सर्वाइव करती है। इन आफ्टर 6 मंथ मैंने अपनी रिकवरी शुरू कर हो जाता है। बट मैं सभी जो भी मिरेकल्स हुए हैं कि वो हैं जो फेक प्रोडक्ट्स का दावा, मैं चाहती हूँ कि आप काफी जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल पर एक विशिष्ट मेहमान आए हैं जिनका नाम है उपासना। ये खास बात है कि इन्होंने योगा पे काफी रिसर्च की है, और क्योंकि इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो योगा में ही है, योगा में इन्होंने एमए किया, योगा में ही आपने बीएससी किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि योग आखिर है क्या, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम पे पूरे विश्व में योगा के बारे में बात चल रही है। पूरा यूरोप योगामय हो रहा है, भारत तो योगामय हो ही गया जब से नरेंद्र मोदी जी ने या बाबा रामदेव इस फील्ड में आए, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है। लेकिन अब जो है यूएस, यूरोप और विश्व के अनेक देश योगा करके अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। तो वही जो है इसी संबंध में हम ये जानेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, योग आखिर है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो उपासना जी से हम जानेंगे। उपासना जी, आपका मेरे चैनल चाय पर चर्चा पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, और मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि जैसे कि आपने मास्टर्स आपने किया है योग में, तो सबसे पहला तो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि योग शब्द कहाँ से निकला और योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और योग आखिर है क्या चीज। ओके, तो सर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज समाधो से हुई है, यानी ये युज समाधो से ही योग का शब्द का उच्चारण हुआ है। और योग जो शब्द है उसका जो मीनिंग है वो है मिलना या जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। तो आपका कहना ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आत्मा का अगर परमात्मा में मिलन होता है, क्योंकि सभी लोग आत्म रूप में धरती पर एक शरीर लेते हैं, और ये एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, उस एनर्जी से सब आए हुए हैं जिसको परमात्मा कहते हैं।
जैसे मनुष्य जाति तो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, और इसमें क्योंकि ईश्वर ने बुद्धि दे दी है ना, विवेक दे दिया है, तो उसके आधार पर जब हमें ये पता लग जाता है कि हम डिफरेंट प्रोसेस से होकर यहाँ तक आए हैं, तो अब फिर वो जो आत्मा है उसको ये ज्ञान होता है कि हमें परमात्मा किसने हमें बनाया है, कैसे हम आए हैं, तो ये मनुष्य को ये ज्ञान होने लगता है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। तो वो जो आत्मा का परमात्मा से एक योग के द्वारा जो एक मिलन होता है, तो वो भी एक योग का एक पार्ट है। Yes. उसके अलावा उसके अलावा जो योग है उसका वर्णन हमें हमारे वेदों में, पुराणों में, कल्पसूत्रों में, ग्रंथों में, सभी जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, उन सभी में योग का उल्लेख हमें मिलता है। परंतु जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो योग का है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। यानी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है। इसका 3 प्रकार से उन्होंने डेफिनेशन दिया है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। ये 3 जो योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जी, ये जी। 3 जो योग है वो श्रीमद् भगवद गीता में इनका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल। और जो हमारे उपनिषद है, 108 उपनिषद हमारे धार्मिक ग्रंथ में उपस्थित है, उनमें योग का जो डेफिनेशन है वो है जब 5 ज्ञानेंद्रिया और मन की स्थिति सम हो जाती है। मतलब जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया और मन एक साथ, 5 ज्ञानेंद्रिया में क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया मतलब हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी जब मन के साथ आ मिलती है, मतलब जब हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों पे विजय पा लेते हैं, यानी जब 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, तब जो हमारा मन है वो शांत हो जाता है और वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिल जाता है, तब योग की परम गति हमें प्राप्त होती है। ओके, मतलब योग करने से पहले हमें इन ज्ञानेंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल है ये कार्य। तो ये तब जाकर हमारा समाप्त होता है जब हम अष्टांग योग, मतलब जिसमें 8 अंग है योग के, अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो सबसे लास्ट में होता है। समाधि तो ट्रांस जिसको हम बोलते हैं, जिसे वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उससे पहले हमें ये जो 8 अंग हैं, जो अष्टांग के 8 अंग बताए गए हैं, पहले हमें उन पर वर्क करना होता है, तो उसके बाद जो है वो समाधि की अवस्था हमें प्राप्त होती है। तो ये जो 8 आपने अंग बताए हैं, तो इसकी जो पहला स्टेप है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें यम का जो है वो अपने मन में उसको धारण करना होता है, यम नियम। उसके बाद आसन की उत्पत्ति होती है, उसके बाद आसन का स्टार्टअप होता है। तो जब हम यम और नियम, जो यम है, यम के भी 5 प्रकार है और नियम के भी 5 प्रकार है, जिसमें यम जो है उसमें सत्य, असत्य, अहिंसा, अपिग्रह और पाणिग्रह, ये सारे ये चीजें जो 5 ये हमारी यम है। ये तो बड़ा मतलब बहुत ही गहरा विषय है, मुझे तो इसके बारे में इतना पता था ही नहीं। मैं तो समझता था कि योग का मतलब सिर्फ ये है कि आसन लगा लो और अपनी जो है मुद्राएं कर लो, योग की मुद्राएं कर लो। जो नियम है सर, उसके भी 5 जो प्रकार हैं, उसमें है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो जब हमारे 5 और यम और 5 नियम, जब हम इस पर प्रॉपर अपनी स्पेसिफिक पकड़ बना लेते हैं, जब हम अपने मन में इनको धारण करते हैं कि अब मुझे, तभी एक जो योग सूत्र है वो हमारा है कि अथ योगानुशासनम, कि अब मैं योग को जो है वो अनुशासित रूप से करने जा रहा हूँ, अथ योगा अनुशासनम। तो ये भी एक इसका योग सूत्र है। अच्छा, तो योग सूत्र मतलब जैसे योग सूत्र तो एक शायद योगा की एक ग्रंथ भी है, जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा, पतंजलि जी ने। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है कि कौन सी शताब्दी में, मुझे लगता है 2000 से भी बिफोर क्राइस्ट, कुछ ऐसा है ना जी। तो उस समय ये लिखा गया था। और बट ये इससे भी पूर्व, जैसे कि आपने तो बहुत सारे इसके पार्ट बता दिए, इसके टाइप्स बता दिए कि कितने प्रकार का होता है, तो उसमें ये वेद और वेदांतों से ही मतलब वहां से ये इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर
जो स्पेसिफिक तरीका है जहां से योग की उत्पत्ति हुई है, जो योग का एशियन टाइम है, वो यह सत्य है कि भगवान शिव के द्वारा ही योग की जो है वो उत्पत्ति हुई है, या भगवान शिव को ही योग का आदि प्रणेता माना जाता है, तभी उन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा था कि जैसे भगवान शिव का आदि अनादि महाकाल, तो भगवान शिव की एक मुद्रा और होती है जिसमें वो तांडव नृत्य की बात हम करते हैं ना, नटराज। तो शायद वो भी कहीं ना कहीं योग से उसके बारे में बताइए। जी, तो जो नटराज जो उनका आसन है वो एक नृत्य कला है। नृत्य भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है, नाद भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है, या जो स्वर है, जो क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, जो बेसिकली वो सब भगवान शिव की देन है। तो उन्हीं को ही हम जो सृष्टि का रचयिता है वो मानते हैं कि भगवान शिव ने ही इस सृष्टि के जो रचना है उसको किया है। बाद में जो है ब्रह्मा जी द्वारा उसको कंटिन्यू किया गया, परंतु जो सबसे पहले भगवान शिव का ही वर्णन मिलता है हमारे योग सूत्रों में कि उन्हीं के द्वारा योग की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद उन्होंने जो योग विद्या की दीक्षा है वो सप्त ऋषियों को, कांति सरोवर के किनारे पर उन्होंने सप्त ऋषियों को योग की दीक्षा दी, ताकि हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने सप्तऋषियों को योग की शिक्षा दी, और उसके बाद जो सप्तऋषि हैं उन्होंने योग पर अपनी जो समाधि है और उस वेदों का ज्ञान किया, समाधि का ज्ञान प्राप्त किया, और जन समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो योग विद्या है उसका प्रचार प्रसार किया। आधुनिक काल में अगर हम कहेंगे कि आधुनिक काल में योग, क्योंकि बीच में भारत में क्या हुआ, अटैक होते रहते थे, ठीक है, पिछले 1000 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें बाहरी आक्रमणकारियों ने, कभी मुगल आए, ठीक है, कभी हूण आए, कभी जो है डच आए, कभी ब्रिटिशियन आए, है ना। तो ऐसे करते करते वो भारत की संस्कृति को तहस नहस करते रहे। तो इस काल में ये वाला जो कालखंड था, तो शायद क्योंकि जब आपकी संस्कृति को, आपकी जो पुस्तकें हैं, आपके ज्ञान विज्ञान की जो पुस्तकें, उनको अगर नष्ट कर दिया गया इस बीच में, और हम उनसे लड़ने में रह गए, तो ये वाला जो बीच का कालखंड था उसमें हम कहीं ना कहीं इन चीजों से, योग से या अपने वेदों से या हम अपने विज्ञान से, ज्ञान विज्ञान से, क्योंकि हमारा जो जितने भी हमारे ग्रंथ है और विज्ञान, अगर हम आधुनिक विज्ञान को अगर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में और हमारी जो सामाजिक परिवेश था, संस्कृति में, उसकी छाप मिलती है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कि अगर हम तिलक लगाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन्ड है। लेकिन वो 20 के कालखंड में हम लोग थोड़ा पीछे चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो वर्तमान, उसके बाद का जो काल है, पिछले 100 वर्षों का कह सकते हैं या 200 वर्षों का कह सकते हैं। जब से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि योग के लिए, क्योंकि पहले तो योग था लेकिन पुस्तकों में बंद था, या कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, आधुनिक काल के भी जो ऋषि मुनि थे, उनके अंदर वही लोग करते थे। आम जो जनमानस है वो इन चीजों से बहुत दूर था। तो उसको आप श्रेय किसको देते हैं कि योग इतना जो है सामाजिक, उसका विश्व में इतना प्रचार प्रसार हुआ, उसको आप श्रृंखला की कड़ी किसको मानते हैं? उसे जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं, जिनका जो जन्म है वो उत्तराखंड अल्मोड़ा के जिला में ही हुआ था। बहुत ही विद्वान जो है वो संत थे वो, और सन्यासी थे, योग गुरु जिन्हें हम बोलते हैं वो थे। उन्होंने जो योग की जो शुरुआत है वो की थी, और अंतर्राष्ट्रीय योग जो फेलोशिप है उसका उन्होंने, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो कितने, कौन सी डेट का आता है, जून में जी, वो 21 जून आता है 2014 को, उसका जो महासभा में उसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसको नरेंद्र यूएनओ में जी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनका प्रस्ताव रखा और उन्होंने उसको पास किया जी। तो तभी 21 जून को हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको मनाते हैं। तो इसका श्रेय क्या नाम बताया आपने? सत्यानंद सरस्वती जी को जाता है, और क्योंकि उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने विश्वव्यापी बनाने के लिए, विश्वव्यापी बनाने के लिए उन्होंने अपना जो योगदान दिया था कि जो योग है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जो पूरी, जी, जो पूरा विश्व है वो योग का। अच्छा, कहीं आप
रामदेव जी को कहीं मानते हैं कि जी इनका भी वो बड़ा भी योगदान है? बहुत जी वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है योग जो जर्नी है उसमें, क्योंकि उन्होंने जो योग पीठ है ऋषिकुल योग पीठ की उन्होंने स्थापना की हरिद्वार में, और उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया, क्योंकि जो उनका एजुकेशनल सिस्टम है वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ है। उन्होंने इस विषय में योग के विषय में उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया, तो Develop उनका किया। बहुत बड़ा जो है वो योगदान है, उनका बहुत बड़ा माना जाता है। contribution। अच्छा, योग और योग बन गया, उसके बाद जैसे ही ये विश्व पटल पे गया तो योग का योगा बन गया, इसमें क्या देखते हैं आप, क्यों हुआ? सर इसमें योग का योगा जो अभी बात कर रहे थे हम सत्यानंद सरस्वती की, तो इन्होंने ही जब योग का अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की, तो जो बाहर के जो वैज्ञानिक है, जो फॉरेनर साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पर बहुत स्टडी किया और उनको बहुत सारे चेंजेस जो है वो उनकी लाइफ में और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उनको दिखे एज अ, जब वो योग कर रहे थे तब उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने देखा कि योग बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा उनकी जो लाइफ चेंज हो रही है, और उन्होंने उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। तो उन्होंने जब उस योग को योगा के रूप में एक नई डायरेक्शन दी उसको योग को, और उसका योगा करके उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो अब पहले हमारे यहाँ पर योग के हम नाम से जाना जाते थे, परंतु फिर वहां से वो योगा के रूप में हमारे पास मतलब ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को आदत पड़ी है ना, ये वो लोग हमारे इन जो भी चीजें हैं, जैसे वेद का उन्होंने वेदास बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, उपनिषद को उपनिषदास बोलना जी, तो वो काफी मतलब जितनी भी यहाँ से जो चीजें जा रही हैं, जो फॉरेनर्स जब उनको एक्सेप्ट करते हैं तब इंडियंस को बेसिकली महसूस होता है कि हाँ ये हमारे, लेकिन हाँ उन्होंने तो चलो कहा, क्योंकि उनके मुझे लगता है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो उसमें ए लगाते हैं वो, ठीक है, तो वो उन्होंने नहीं किया, ये हम लोगों की मुझे लगता है कि हमारी गलतियां हैं भारतीयों की, क्योंकि हमें आदत है कि जब कोई चीज हमारे पास है तो तब तक हम उसकी वैल्यू तो करते नहीं है। जब वो पाश्चात्य जगत में जाती है फिर वहां पे उस पे ए लग के आता है, फिर हम बोलते हैं नहीं योग नहीं करूंगा, मैं योगा करूंगा। तो आपको भी कई लोग ऐसा बोलते होंगे योगा टीचर, योग टीचर नहीं बोल रहे, जबकि उसका शुद्ध जो उच्चारण है वो योग शिक्षक के रूप में योग है। तो कहीं ना कहीं ये उसमें हमारे भी वो है कमियां हैं। अच्छा, योग की मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं? योग जो है बेसिकली वो 15 प्रकारों का हमें जो हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, हमारे योग सूत्रों में अलग अलग जो वेदों से हमने लिया है, अलग पुराणों से जो हमने योग, तो हमें बेसिकली 15 प्रकार का जो योग है वो मिलता है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 योग जो है ये तो है ही, लेकिन मैं फिजिकली अगर बात करता हूँ कि फिजिकली जैसे हम बोलते कि ये मुद्रा है कि ये पद्मासन है, ये हलासन है, तो ये तो वो आसनों का, तो आसनों का वर्णन जो है वो जो भगवान शिव ने बोला है कि जितनी योनियां है, मतलब 84 लाख योनियां है, इतने ही आसन इस जो है योग के अंदर पाए जाते हैं। परंतु उसमें जो 84 लाख योनियों में 84,000 आसन हैं, उसमें भी 84 आसन ऐसे हैं जो हमारे जो महर्षि पतंजलि ने डिजाइन किए हैं अपने अनुसार, जो कि एक मनुष्य को अपने डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें 84 करना तो बहुत मुश्किल काम है जी। तो उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जो सूर्य नमस्कार है वो बनाया है, और जो चंद्र नमस्कार है, पृथ्वी नमस्कार है, तो ये सारे जो उन्होंने डिजाइन किए हैं ये योग से ही उन्होंने इन आसनों को डिजाइन किया है, ताकि हम डेली, क्योंकि उनको जो जीवन शैली है हमारी वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है आजकल, हर कोई ही व्यस्त है, किसी के पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है कि वो योग को इतना टाइम दे पाए, परंतु उन्होंने सूर्य नमस्कार का उल्लेख ये किसने किया था? सूर्य नमस्कार, ये जो आसन है पद्मासन जी, तो ये पतंजलि के द्वारा इन्होंने डिजाइन, उनका ही है ना ये डिजाइन, उनका ही डिजाइन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कभी कभी मतलब लगता है कि मतलब गर्व होता है कि हमारे यहाँ कितना ज्ञान। घेरन संहिता के अनुसार जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सूर्य नमस्कार और हमारा जो चंद्र नमस्कार है, मून सॉल्यूशन और सन सॉल्यूशन। अच्छा, योग की जितनी भी मुद्राएं हम आधुनिक काल में हम लोगों से हो पाती है, आप भी जैसे योगा टीचर हैं तो आप देते हैं, तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं? जो योग के फायदे हैं वो मतलब इन्फिनिट है,
अनंत है। अनंत है, तो उसका बखान मैं करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। बट स्टिल हम जो बेसिक है वो पढ़ लेते हैं, जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली होता है हमारा। तो फिजिकली सबसे पहले हम फिजिकली जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात करेंगे। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। और सेकंड जो है हमारा वो मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। एंड ऊपर से जो हमारा प्रॉपर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पे काम फ्लेक्सिबिलिटी जी। तो जो फिजिकली जितना भी हमारा मतलब जो मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के हमारे जो है वो फायदे हाँ, वो कहते हैं ना, बाबा रामदेव ने बताया था कि ऐसे ऐसे करने से नाखूनों के भी है। ये सच है क्या? बिल्कुल सच है ये, कि जब हम इस तरीके से अपने नेल्स को रब करते हैं तो हमारी जो है आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है और हमारे नेल्स भी सुंदर होते हैं, हमारे बाल भी इससे बढ़ते हैं। तो मतलब कि योग में सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप अपनी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो और जब हम करना पड़ेगा जी, जब हम मेंटली बात करते हैं तो मेंटली सबसे पहले हमारे जो फोकस को इंक्रीज करता है। जो स्ट्रेस आजकल हर एक जो पर्सन को हो रहा है किसी काम से रिलेटेड या कोई ऐसा उनका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जो उनकी जो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको शांत करता है। एंड जो स्पिरिचुअली हमें लेकर जाता है तो वो भगवान से हमें कनेक्ट करता है। मतलब हमारा लास्ट जो होता है योगा का कि चलो वो तो मुझे लगता है कि आम आदमी के बस की बात है इतना, जी, बहुत ही कठिन टफ है कि मेडिटेशन करना अपने आप में मतलब जी जी जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेडिटेशन कौन करता है, या मतलब वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी एक तो हम, जैसे कि आपने बताया कि आपके जितने भी इंद्रियां हैं है ना, उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपकी लाइफ अनुशासित होनी बहुत आवश्यक है। अगर आपकी लाइफ अनुशासित नहीं है और आप माया मोह की जैसे बात होती है उसमें अगर आप पड़े हो तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन वो मैं उसको मेडिटेशन नहीं मानता कि जो माया मोह में रह के और अपने आप को कह रहा है कि मैं ये क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जब आप पूरे जगत से वो रिश्ता कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो वो होता है, ठीक है। फिर आप जो है आप अपने आप को शरीर नहीं समझते हो जी। आपका शरीर जो है वो एक तरह से कह लो हवा के रूप में आप समझते हो जी, जब हम ध्यान लगाते हैं है ना। तो मैं वो जब फॉर्म, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो लोग कंप्लीटली मेडिटेशन की विद्या जानते हैं और करते हैं तो उनका शरीर कहीं ना कहीं शून्य में चला जाता है ना। और शून्य में चला जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। तो लगता उसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी आपकी समस्याएं आपके मन में चल रही थी, आप विकार चल रहे थे, आप कहीं ना कहीं अपने फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन चीजों से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो वो जो एक लेवल है उसको पाना इतना आसान नहीं हो, कोई पा सकता है। मुश्किल है, तभी उसके लिए जो घेरन संहिता में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि। तो लास्ट में ही समाधि का इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इन सब पर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, जब ये सब हमें प्राप्त हो जाता है तो तब हमें समाधि की प्राप्ति होती है। सो योगा इज डिसिप्लिन। मतलब अगर हम इस टाइम पे अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं या किसी भी चीज में जब हम हमारा कोई कर्म कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो भी एक योग ही है। इवन अभी जो हमारा कर्म हो रहा है या जो हम भक्ति कर रहे हैं या जो हमारे पास ज्ञान है तो वो भी एक योग का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो योग से, मतलब हम बातें कर रहे हैं तो ये भी हम योग में ही कर रहे हैं क्योंकि हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास ज्ञान है और जो मेरे पास ज्ञान है, जब हम इस ज्ञान का जो लोगों को बता रहे हैं, जो प्रसार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर देखिए जो है सुनिए। और अच्छा, एक मेरे मन में एक और प्रश्न है कि योग और जिम, जैसे आजकल जिम का बड़ा जो है प्रचार प्रसार है और जिम जो है बहुत लाइमलाइट में है, लोग जिम जाना पसंद करते हैं। तो आप जिम की एक्सरसाइज को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोहा उठाना होता है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं वेट उठाते हैं और उसके बाद आप शारीरिक सौष्ठव करते हैं या शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। तो उसको और योगा को आप किस नजर से देखते हैं और इसमें आप अगर सजेशन देना चाहें, एडवाइस देना चाहें लोगों को कि कौन सा बेटर है ऑप्शन है? तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं जिम की। तो जिम में क्या होता है, बेसिकली मसल्स को स्ट्रॉन्ग और मसल्स को टोन किया जाता है। मतलब वेट गेन वेट लूज उसमें आप इजीली विद
जिम इक्विपमेंट्स के साथ कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, आपकी जो कार्डियो और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है, वेट लिफ्टिंग होता है, और मतलब जैसा उसमें मेंटली पीस हमें नहीं मिलता। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का उसमें लगता है कि एक मेंटली पीस, क्योंकि कई सारे ऐसे जिम जो जा चुके हैं, जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो जिम कर चुके हैं, बहुत टाइम से जो जिम कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। और जब हम अपने से ज्यादा ओवरवेट को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मसल्स इफेक्ट हो जाती हैं। तो जो जिम का पार्ट होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, उसका रोल वो इतना ही अदा करते हैं कि आपको वो प्रॉपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो लोग हैं, जो कई बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको जिम का बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं वो जिम से। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई एक लड़का बहुत पतला सा है, वो 2-3 महीने उसने जिम ज्वाइन किया और वो पूरा प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप का, और वो प्रोटीन पी के एंड अपने आप को प्रॉपर वैसा कर लेता है, बट उनकी बॉडी में इंटरनली कुछ नहीं है। वो सिर्फ वो उस प्रोटीन्स के साथ और वो जो जिम की जो ट्रेनिंग करते हैं उसके साथ उसने अपनी मसल्स को डेवलप किया है। बट अगर हम योग की बात करें, इससे जो है हमारा योग, तो उसमें क्या होता है, तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था बीच में, मतलब वैसे तो मैं योग को श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं भी फिटनेस से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब करीब 20-25 सालों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पर मैं जिम वाली एक्सरसाइज करता हूँ। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग जैसे लोहा या ये इक्विपमेंट्स के थ्रू जो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स तो मतलब अभी तो खैर भगवान की दया से मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सुना है कि मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है ना, तो जो मसल्स पे आपने जितना वर्कआउट किया होता है अपने वेट उठा के, तो बाद में शायद दर्द होने लगता है। दर्द तो होता ही है, बट जब हमारी मसल्स एक प्रॉपर शेप में आ जाती हैं, फिर जब आप जिम छोड़ देते हैं उसके बाद वो वापस से हाँ, तो वो जो हमारा मसल्स है और जो हमारे जो बोन्स है वो भी वीक होने लगती है और वो मसल्स भी लूज हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बाइसेप्स की मसल्स है वहां पे भी उनका इफेक्ट दिखता है, वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती हैं। और थाइज पे इफेक्ट पड़ता है, थाइज की मसल्स भी लूज हो जाती है, क्योंकि जो मेन बेसिकली है वो हमारी थाइज और मसल्स के ऊपर हमारा बेसिकली वहां पर वर्क रहता है। एंड आपने देखा होगा कि जो जिम है वो बड़े लोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक एज तक आप कर सकते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा बढ़िया आपने बताया। तो ये एक बहुत अच्छा मसल्स आप एक सर्टेन एज तक आप कर सकते हैं जिम कर सकते हैं। और जब योग है वो छोटा से लेकर, जो बच्चे से लेकर वो बड़े बुजुर्गों तक आप योग का जो है वो अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि योग उसी की तरीके से डिजाइन किया गया है। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए अलग योग का अभ्यास रहता है, और जो बुजुर्ग रहते हैं, जो बड़े, उनके लिए योग का एक अलग जो है वो अभ्यास रहता है। तो मतलब आप यही दर्शकों को यही बताना चाहोगे कि जो जिम के यस एग्जैक्टली क्योंकि जो जिम है वो जिम एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज में कि लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो जो मेन मेजर प्रॉब्लम रहता है, वो आजकल आप ये भी सुन रहे होंगे कि जो 20-25 साल के जो लड़के हैं, 29 या 30 के अराउंड जो भी बॉयज हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। चलो उस हार्ट अटैक आ रहे हैं या फेंट आ रहे हैं लोगों को, तो इसका मैं रीजन कुछ और मानता हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और सप्लीमेंट में मिला, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो हम लोग एक अलग से व्लॉग करेंगे उसके लिए, एक अलग सा पॉडकास्ट हम बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें मुझे भी काफी अच्छा डेप्थ नॉलेज है और आपको भी है। बट मतलब मुझे ये लगता है कि बिना जिम जाए हुए और सिर्फ योग करते हुए आप अपने फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं, और आपकी फैमिली भी है, आपका एक बेटा भी है, एक छोटा बच्चा तो है। उसके बावजूद जैसे लोगों के बाद में क्या होता है कि जब खासकर जब लेडी को बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद काफी जो है बहुत चेंजेस आते हैं, और उसके साथ साथ बॉडी पूरी सरवाइव करती है इन जब 9 मंथ हम प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है खासकर महिलाओं में कि जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी जब हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद शरीर में काफी वेट गेन हो जाता है और जो टमी है वो भी काफी बड़ा हो जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या योग के द्वारा, जैसे शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा, तो आपने उसको कैसे मतलब कम किया, रिड्यूस कैसे किया? जी सर, उसके टिप्स वो सबसे महत्वपूर्ण मेरी जर्नी रही है जब मैंने एक बेबी को बर्थ किया एंड जब बेबी डिलीवर हुआ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम
पे कुछ इश्यूज प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए वो जी। नहीं हो पाई थी। तो मेरा सी सेक्शन से हुआ था। आफ्टर 6 मंथ मैंने अपनी रिकवरी शुरू कर दी थी एज अ सप्लीमेंट्स जो मैंने घर पे अपना तैयार किया था, जो भी वाटर मैं पीती थी वो अच्छा, डिटॉक्स वो आयुर्वेद जी, जो योग और आयुर्वेद का जो प्लस मिला के जो मैंने हाँ, हाँ, कॉम्बिनेशन हाँ। अपनी बॉडी पे, और पूरा अपना 2 साल मैंने अपनी बॉडी को दिए हैं, और फिर उसके बाद मैंने अपना प्रॉपर एक जो है वो काम वो शुरू किया था योग में। क्योंकि जो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है तो हम लोग भी वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट मैं सभी जो भी फीमेल्स इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि जो बॉडी है उसको आप जितना हो सके उसका शारीरिक उसको यूज कीजिए, परंतु अब जब हम एक सी सेक्शन से हमारा बेबी हो जाता है या जिसका भी सी सेक्शन से होता है, उनके मन में डर बैठ जाता है कि अब हम वेट लूज नहीं कर सकते या जितना भी हम अभी हैं तो वो वैसे ही रहेगा। और ये जन सामान्य की बात है, मतलब लोकली जो भी बेसिकली लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार जो प्रॉब्लम आ गई वो नहीं जा सकती। बट जो योग में मैंने मिरेकल्स देखे हैं कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि वो पूरा उसको डेस्टिनी को ही बदल देता है, मतलब ऐसा। क्योंकि योग पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो कि मेरा तो पूरा है। बाकी मैं सभी को बताना चाहूंगी कि आप भी मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। इवन फ्लेक्सिबिलिटी और जो वेट लूज है वो बहुत अच्छे से धीरे से प्रोसेस होता है, बट होगा पक्का। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग 2 मंथ्स में इतना वेट लॉस कर लेंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं है जब हम इतना जल्दी किसी वेट को, क्योंकि जो चीज देर से जाती है वो देर से ही आती है, और जो जल्दी से जाएगी वो जल्दी से ही आएगी। तो मैंने काफी कंपनीज ऐसी देखी हैं जो फेक प्रोडक्ट्स का दावा करती है कि इसको आप पियोगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा, और होता भी है। बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है, जो फीमेल्स को प्रॉब्लम्स रहती है, हार्मोन डिसबैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके बाद आना शुरू हो जाती है। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपका मेंटली और स्पिरिचुअली आप दोनों तरफ से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दैट्स ग्रेट। आप आखिरी अब क्वेश्चन मेरा है कि आपकी ये जर्नी जो है आपकी इतने सालों से चल रही है, और आगे कैसे क्या क्या मतलब इसमें योग में आप करना चाहोगे? तो सर मेरा जो योग का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि जो मैंने अपना पूरा जीवन ही मतलब मैंने योग को दे दिया है, तो मैं आगे भी जो अभी जैसे मैं सेवाएं दे रही हूँ योग की, तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही सभी को योग की जो है वो सेवाएं दे पाऊँ। और जो मेरा एक मेन जो बेसिकली योग के प्रति योगदान रहेगा, तो मैं चाहती हूँ कि जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए मैं योग को एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उनको ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली है जी। एक्चुअली क्या होता है कि जो वृद्धाश्रम है उनमें जो है मैं चाहती हूँ कि उसमें योग जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है अपनी बॉडी से बहुत सरवाइव कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और उनको जो सुनने वाला, उनके साथ कोई बैठने वाला, बात करने वाला, या जो फिजिकली उनको उस तरीके से ठीक कर पाए, तो ऐसा उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में उनको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। और ये जो आपने कहा कि जो वृद्धाश्रम हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भविष्य में जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे, ये आपके एक प्लानिंग में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं परमपिता ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो है कि वो आपको शक्ति दें और आपको इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको सपोर्ट करें, पूरा आशीर्वाद दें कि आप उस लेवल तक पहुंच सको और दुनिया में लोगों की सेवा कर सकें। तो उपासना जी, आपने समय निकाला और मेरे पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ योग से जो रिलेटेड हैं वो मिली होंगी, जिम से रिलेटेड भी आपको मिली हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आगे वाले जो हमारे पॉडकास्ट होने वाले हैं, मैं उपासना जी के साथ जिस तरह से जुड़ा हूँ उसको, वो भी एक योग है, तो आगे हम काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी जानकारियों वाला जो है पॉडकास्ट आगे भी आते रहेंगे और कई विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे आगे भी। और कोई भी आपको किसी तरह का भी हमसे कोई जानकारी चाहिए तो हम उपासना जी से आपको वो जानकारी जरूर
दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।